हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर सॉल्व किया था, जिसका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट किया था हम लोगों ने। ठीक है, सेक्शन ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और सेक्शन बी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। और आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, जो आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। और इस सेक्शंस में आपको जो है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स हमारे पार्ट्स में दिए जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट डेफिनेशंस का होगा, दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल्स का हमें मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 से हमारा जो है सेक्शन सी स्टार्ट होता था लास्ट ईयर के पेपर्स तक। ठीक है, और अब वो चेंज हो चुका है पैटर्न। तो अब देखिए इस सेक्शंस में क्या कहा हुआ है लास्ट ईयर के पेपर में। पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी का, उन्होंने कहा हुआ है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में डाइपोल्स की पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए कि एक चार्ज प्लस होगा, दूसरा चार्ज उतना ही माइनस होगा। तो आपका क्या ये फॉर्म हो गया, डाइपोल्स फॉर्म हो गया। तो देयर आर टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स, आइडेंटिकल्स का मतलब दोनों सेम एज हैं, ए बी सी डी। और ये इस तरह से ओरिएंटेशंस में है, डायग्राम उन्होंने दे रखा है पेपर में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, और ये वाई एक्सिस हो गया, देयर इज अ जेड एक्सिस। इस तरह से ये डाइपोल्स हमारा इसमें रखा हुआ है। एक डाइपोल हो गया जिसका ए प्लस क्यू चार्ज हो गया, और यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया। ये हमारा फर्स्ट डाइपोल हो गया, दिस इज द फर्स्ट डाइपोल। और इसमें एक दूसरा डाइपोल जो है बेटा वो इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज द प्लस क्यू, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस क्यू। ये दोनों डाइपोल्स, ये डाइपोल्स और एक ये जो डाइपोल्स है, ये आइडेंटिकल्स डाइपोल्स हैं, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा डाइपोल्स। इस तरह से डाइपोल्स रखा हुआ है। ये जो एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन 120 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, तो ए बी और सी डी ये डाइपोल हो गए हमारे, ये ए बी हो गया and that is a CD. AB and CD, there are two identical small dipoles are orientated as a given in figure. Then you have to find first part. इस क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको फाइंड करना है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। ये ए पार्ट है, और बी पार्ट में इन्होंने कहा हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। तो आपको टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, जो नेट टॉर्क अप्लाई होगा इस सिस्टम पर, डाइपोल के सिस्टम पर, अरेंजमेंट पर, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्वेश्चंस करने के पहले बेसिक्स कुछ जानकारी समझ लें। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सभी को मालूम है। और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसके डाइपोल मोमेंट से ही कैरेक्टराइज होता है। ओके, किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट ही उसका मेन कैरेक्टर है, जिसको वो सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टराइज करता है। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको लिखें तो दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ डाइपोल मोमेंट P, और इट विल आल्सो बी P। इस तरह से इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका P आ गया। और अगर हम इसका एक रिजल्टेंट डायग्राम यहाँ शो करें तो दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, हियर इज अ P एंड इट इज आल्सो P। देयर आर टू वेक्टर्स वर्किंग एट एन एंगल 120 डिग्री। यहाँ पर दो P हमारे काम कर रहे हैं, दो डाइपोल मोमेंट हैं जिनके बीच का जो एंगल है वो 120, इसके अलॉन्ग का ये हो गया, इसके अलॉन्ग का ये हो गया। अब आपको इसका नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो उसमें हम लोग पी नेट फाइंड करेंगे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स अप्लाई करेंगे, रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, P1 मीन्स गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, P स्क्वायर प्लस 2 P एंड P स्क्वायर कॉस 120 मीन्स -1/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, 2P स्क्वायर एंड माइनस P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मीन्स P। तो जो P नेट है वो इंडिविजुअल डाइपोल के मोमेंट के बराबर आ गया। और अगर आपको ये क्वेश्चंस कंपटीशंस मिल जाए, हालांकि बोर्ड में आ गया तो आपको सॉल्व करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चंस कंपटीशंस में आ गया तो कंपटीशंस में आपको इतना करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि एक फैक्ट है, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पर वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आता है। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा, अगर हम बात करें रिजल्टेंट की या मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो वो भी P के इक्वल टू ही आएगा। ये स्पेशल केस होता है, टू इक्वल वेक्टर्स वर्किंग एट एन एंगल 120, द रिजल्टेंट विल आल्सो बी इक्वल देम।
तो रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आएगा। तो ये पी आ गया हमारा, नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो गया। ये तो हुआ इसका पहला पार्ट। ठीक, टाउ फाइंड करना है हमें, बी पार्ट। तो टाउ का फॉर्मूला सभी ने पढ़ रखा होगा, पी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा के बारे में जो है कंडीशंस हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि थीटा क्या होता है। व्हाट इज थीटा? थीटा मीन्स अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें रिजल्ट को तो क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, दो एंगल है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। जब भी आपको एंगल्स का पता करना हो तो आप उस रिजल्ट को वेक्टर फॉर्म में लिख दो। वेक्टर फॉर्म में जो भी ये दो वेक्टर्स अप्लाई होंगे रिजल्ट को शो करते समय, उन्हीं के बीच का एंगल थीटा होगा। जैसे यहाँ पर तो दो ही क्वांटिटीज़ हैं तो आपको मालूम इन्हीं दो के बीच का होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आप लॉरेंज फोर्स पढ़ते हो वहाँ पर क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। ठीक है, और आपको पता करना है कि थीटा किसके बीच का एंगल होगा। तो थीटा जनरली दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, दो वेक्टर्स इसमें ही हैं तो वहाँ पर भी आपको मालूम है। या आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, बी क्रॉस बी कर दिया इस तरह से, तो जो दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं हमारे फार्मूले, उन्हीं के बीच का एंगल ये थीटा है। फिलहाल ये तो आपको थीटा का थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ हमें फाइंड करना है नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क मीन्स नेट पी। नेट पी कितना आ चुका हमारा, पी के इक्वल टू आ चुका है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है इनटू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स एंगल बिटवीन नेट पी और ई। अब बात आती है कि नेट पी है कहाँ पर। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो रिजल्ट्स को कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, अगर इस तरह से हमारे ये दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास आउट होगा, इनके मिड से पास आउट होगा। मिड का मतलब है कि 60 डिग्री से। जैसे अगर हम इस बात को करें, रिजल्ट को शो करें, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमारे इक्वल हैं। जब दो कंपोनेंट हमारे इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट उनके मिड से क्रॉस करता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ठीक है ना, और ये इसके पैरेललोग्राम होगा, ये इसके पैरेलल साइड्स होगा हमारी। तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को शो करेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा जो है वो मिड से क्रॉस करेगा, मीन्स कितने एंगल से क्रॉस करेगा, 60 डिग्री से क्रॉस करेगा। तो अगर हम उस डायग्राम में शो करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये एंगल कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। और रिजल्टेंट हमारा क्या करेगा, इससे इस एंगल पर पास होगा। इसका मतलब ये जो एंगल होगा, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है इस 30 की, हटाइए इसको। ठीक है, इस पी से ये रिजल्टेंट जो होगा वो किस एंगल पर जाएगा, 60 डिग्री पर जाएगा। इस 60 में से इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज एंगल इज गिवन 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 था। टोटल जो था ये एंगल 120 था, तो 120 में से ये एंगल कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था हमारा, और ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, 60 का। तो रिमेनिंग कितने का बचेगा, 60। ये टोटल एंगल कितने डिग्री का था, ये टोटल एंगल जो था 60 डिग्री का था। 60 में से 30 डिग्री हो चुका है तो रिमेनिंग विल बी 30 डिग्री। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट P है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जो हम लोग रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो टॉर्क क्या आ गया, P/2। दिस इज द अप्लाइड टॉर्क। ठीक है, डायरेक्शंस का एक बार फिर से रिजल्टेंट का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये टोटल एंगल कितने का था, 120 डिग्री का था, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो 120 का मतलब है जो रिजल्टेंट जाएगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ P। ये P का रिजल्टेंट आएगा, ये मिड से जाएगा। मिड का मतलब ये टोटल कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और पहले से कितना एंगल था P का, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का था। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का होगा क्योंकि ऊपर 90 डिग्री हो चुका है, तो रिमेनिंग 30 डिग्री, और टोटल है 60 डिग्री, तो दे जा 30, रिमेनिंग विल आल्सो बी 30 डिग्री। उस 30 को हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमें यहाँ से टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेट टॉर्क आ गया, नोट करिए इसको। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस हमारी निकल आई टॉर्क की, कि टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या होगी और उसकी डायरेक्शंस क्या होगी। क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 28 के इसी के आर पार्ट में। इसका एक आर पार्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आर पार्ट में वो क्या कह रहे हैं देखते हैं हम। क्वेश्चंस के आर पार्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहा हुआ है आपके पास एक सर्किट डायग्राम्स बनाया हुआ है, ये सर्किट डायग्राम्स है, और ये कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन दिया हुआ है, C1, C2, C3, C4 एंड C5। इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर्स हैं।
C1 C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया और C5 हो गया। ओके, और इसको यहाँ पर इन्होंने इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से इसको इन्होंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। ऐसे कनेक्ट करके एक बैटरी अप्लाई कर दी है। कितने वोल्ट की बैटरी इज अप्लाइड? 7 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस आ गया है। C1 और C5 गिवन है। C1 और C5 इक्वल हैं एंड दिस आर 8 माइक्रोफैराड। और C2, C3 और C4 इक्वल हैं और ये हैं 4 माइक्रोफैराड के। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आर पार्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चंस में क्या कहा हुआ है? क्वेश्चंस में पहला पार्ट आया हुआ है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, पहला पार्ट। ठीक है, पहले हम एक एक को जस्टिफाई करते चलते हैं। तो जब भी क्वेश्चंस इस तरह का आ जाए, ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आ जाए तो इसे कहते हैं इन दो कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। मतलब यहाँ से जो भी चार्ज आप सेंड करेंगे, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करेगा, वो चार्ज इन कैपेसिटर से होकर के फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज या करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से ट्रैवल करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस पाथ होने की वजह से हमारा जो कैपेसिटर है वहाँ से कोई चार्ज नहीं जाएगा, वो चार्जलेस होगा और होल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से पास आउट करेगा, इस कैपेसिटर से फ्लो करेगा, फिर यहाँ से वो इस पाथ के थ्रू ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर ये C4 और C5, ये सर्किट हमारा जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि C1, C2, C4, C5 दे विल नॉट वर्क इन द सर्किट, दे आर एब्सेंट। आप ऐसे कह सकते हो दे आर नलिफाई कंडीशंस में हैं। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट होगा वो C3 ही होगा। पूरे सर्किट्स में केवल C3 ही वर्क कर रहा है और वो हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। एंड C3 इज गिवन 4 माइक्रोफैराड। तो हमारे सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराड हो गया इस केस में, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट बेटा दिया हुआ है मैक्सिमम एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की है? तो आपके पास नेट सी मालूम हो गया, ये सी हो गया हमारा, वी हमें मालूम है, दिस इज 7 वोल्ट। तो आपको मालूम है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, हाफ CV²। ये इससे आप एनर्जी निकाल देंगे। सी की वैल्यू आपको गिवन है, सी इज 4 माइक्रोफैराड। इसको आपने माइक्रो हटा दिया और पोटेंशियल आपको 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 98 × 10⁻⁻6 जूल। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ने ये एनर्जी क्या की, सप्लाई की सर्किट्स में, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चंस का, थर्ड पार्ट में टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द वर्क हो गया सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। और सेकंड पार्ट में कहा था मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना मैक्सिमम चार्ज सप्लाई किया, दिस द सेकंड पार्ट। तो चार्ज मीन्स Q इक्वल टू CV। आपको नेट C मालूम है, मैक्सिमम का मतलब होगा यहाँ पर नेट चार्ज से, नेट चार्ज कितना सप्लाई कर रही है बैटरी, उसी को हम मैक्सिमम चार्ज भी कह रहे हैं। तो C इक्वलेंट हमारा 4 आ चुका है, I × V इज 7। तो Q नेट या मैक्सिमम चार्ज कितना आ गया 28 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्यों अप्लाई किया, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है तो चार्ज भी माइक्रो कूलम में कैलकुलेट होकर के फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, और ये सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं 29 के 2 पार्ट हैं। तो 29 क्वेश्चंस की क्या डिमांड है, डिराइव द कंडीशंस ऑफ बैलेंस फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा ही फैमिलियर डिवाइस है, बड़ा ही रिनोन डिवाइस है फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप क्या कहेंगे कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशंस है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर क्या वर्क डिवाइस बनाया गया है, मीटर ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ प्रिंसिपल नॉट अ डिवाइस, इट इज अ कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल। और इस कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स पर कौन सा डिवाइस फॉर्म किया गया है, मीटर ब्रिज। तो डिराइव द कंडीशंस ऑफ बैलेंस फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की आपको बैलेंस कंडीशंस फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि इस ब्रिज में हमारे पास
जो है 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं, और 4 रेजिस्टेंसेस में से एनी 3 रेजिस्टेंसेस आपको क्या होंगे, नोन होंगे। ठीक है, जैसे जनरली हम इनको क्या यूज़ करते हैं, PQRS, इस तरह से हमने यूज़ कर लिया। और अगर हम यहाँ से किसी बैटरी से एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर एक स्विच लगा देंगे और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर एक दूसरी स्विच अप्लाई कर दिया, K1 स्विच हो गई, K2 स्विच हो गई। K1 को ऑन किया, फिर K2 को ऑन किया, तो यहाँ से DC सोर्स है ये, तो करंट की सप्लाई हो गई। तो जैसे ही ये करंट यहाँ पर सर्किट्स में आएगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल्स अगर हम कहें ABCD, देयर आर 4 पॉइंट्स। इफ पॉइंट B and D आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, मीन्स इन दिस ब्रांच इफ देर इज अ potential difference in this branch, then there is a deflections will show by galvanometer। तो galvanometer क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा इन अ नॉन बैलेंसिंग कंडीशंस में। और अगर ये बैलेंस कंडीशंस है, अगर हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे और कंडीशंस को वेल नोन कंडीशंस में ले आएंगे, वेल नोन कंडीशंस मीन्स बैलेंसिंग कंडीशंस में, तो उस समय VB यहाँ का पोटेंशियल्स और VD यहाँ का पोटेंशियल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, VB इक्वल टू VD। अगर ये दो पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम हो गए हैं, इसलिए इसको ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो दो डिफरेंट पोटेंशियल्स के पॉइंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ब्रिज। तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस कंडीशंस में आ गया। उस समय यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कोई करंट यहाँ पर इस ब्रांच में नहीं फ्लो हो रही है। तो जो करंट यहाँ आई थी वो I1 है, ये क्या है I2, और ये टोटल करंट फिर यहाँ आ जाएगी I1, और ये टोटल करंट यहाँ आ जाएगी I2, एंड देन इट विल कंप्लीट द बिकम्स करंट I। ये टोटल करंट हमारी I बन जाएगी। और अगर ये बैलेंसिंग कंडीशंस में है, तो इसमें अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा दें, ठीक है, तो कंडीशंस में डिराइव करना है, तो अगर हम किरचॉफ्स का लॉ लगा दें, सेकंड लॉ KVL जिसे कहते हैं ABDA में, तो इन क्लोज लूप, कौन सा लूप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ABDA। ठीक है, अगर हम इस क्लोज लूप ABDA में अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम कह सकते हैं इन लूप ABDA, तो P इंटू I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग अपोजिट हो गए करंट के, तो -I2 इंटू R इक्वल टू 0। तो क्या रिजल्ट आ गया, PI1 इक्वल टू I2R। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस हम ले भी लें तो वहाँ पर करंट है नहीं, इसलिए उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम यही लॉ अप्लाई कर दें किस लूप में, BCDB में, इन लूप BCDB में अगर हम ये बात अप्लाई करेंगे, तो ये QI1 हो जाएगा -I2 इंटू S, क्योंकि करंट के अपोजिट हैं, इक्वल टू 0। तो QI1 इक्वल टू I2 इंटू S, ये इक्वेशंस 2 आ गई, ये इक्वेशंस फर्स्ट थी। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 को इक्वेशंस 2 से डिवाइड करेंगे, तो PI1 अपॉन QI1 इक्वल टू I2R अपॉन I2S। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ गया बैलेंसिंग कंडीशंस का, P अपॉन Q इक्वल टू R बाय S। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की ये बैलेंसिंग कंडीशंस हमें मिल जाती है। तो क्या हो गया बैलेंसिंग कंडीशंस, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑफ नेक्स्ट टू एडजेसेंट साइड्स। ओके, ये रिजल्ट आ गया, नोट करिए इसको। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। और अगर हम इसके बाद करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 29 में एक पार्ट और है, 29 का एक पार्ट और है, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ अ मीटर ब्रिज। आपको मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनाना है और आपको एक्सप्लेन करना है बाय लैंग्वेज हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपको इसी बेसिस पर वर्क करने वाले अरेंजमेंट मीटर ब्रिज को फॉर्म करना है कि मीटर ब्रिज कैसे फॉर्म हुआ है और वो कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पर वर्क करता है। तो आपको मालूम है कि जो मीटर ब्रिज है वो सभी ने अपने अपने फिजिक्स लैब में देखा भी होगा और प्रैक्टिकल भी सभी ने कर लिया होगा इस टाइम तक मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज में सभी ने देखा क्या है कि इट इज है वुडन प्लांक, ये वुडन प्लैंक होगा। इस वुडन प्लैंक में कापर की या मेटल की स्ट्रिप्स ऐसे लगी होती हैं एल शेप में, जैसे ये कि रिवर्स एल रखा हो, मेटल का कापर स्ट्रिप होगा। ये ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रेट कापर स्ट्रिप होती है। ये जो दो गैप्स होते हैं यहाँ पर हम लोग स्क्रूज के हेल्प से रेजिस्टेंस बॉक्स को करेंगे कनेक्ट। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया।
ये जो गैप होता है नेक्स्ट सेपरेशन गैप में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। लेट कर ये एस हो गया अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में स्लाइडिंग वायर कनेक्ट होता है, जहाँ पर हमारा जो जॉकी होता है वो स्लाइड करता है। इस तरह से यहाँ पर जॉकी लगा होगा, और अगर कोई करंट सप्लाई नहीं है तो गैल्वेनोमीटर जो है ये नल डिफ्लेक्शंस देगा। इन दो पॉइंट से हम लोग बैटरी को करेंगे कनेक्ट। इस तरह से ये बैटरी कनेक्टेड होती है, इस तरह से, जिसको हम लोग रियोस्टेट से कर देते हैं कनेक्ट। करंट को अगर हमें इंक्रीज और डिक्रीज करंट कंट्रोल करना हो और की से जोड़ करके सर्किट को ऑफ और ऑन कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो अगर हमें डिफ्लेक्शंस लेट करिए कि जब हम जॉकी को स्लाइड करेंगे और यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस आर को पिक आउट करेंगे तो एल लेंथ पर, स्लाइडिंग वायर की एल लेंथ पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शंस आ गया, ओके। और अगर यहाँ पर नल डिफ्लेक्शंस आया हुआ है तो इसका मतलब है कि नॉर्मली आपको ये वायर 100 सेंटीमीटर का मिलेगा, तो दिस लेंथ इज एल, देन रिमेनिंग लेंथ इज 100 माइनस एल, सेंटीमीटर में लेंथ हमें गिवन होगा। तो इस तरह से है। तो अभी कहते हैं कि कैसे, हाउ इट वर्क्स ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए पर बेस्ड है, ओके। तो अगर यहाँ पर ये अगर हम L चेंज करेंगे तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि दिस डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो डिवाइस है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिवाइस है, इसी को आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है और इसका जो है रिजल्ट फाइंड कर लेना है कि अगर आपने R यहाँ यूज़ किया है तो R की करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो गई, L हो गई, और अगर आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस S यूज़ किया है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो गई, 100 माइनस L हो गई, ठीक है। अगर आप रिलेशंस बनाएंगे तो R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। इस तरह से ये हमें जो है इसका वर्किंग कॉन्सेप्ट आ गया कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही हमारा मीटर ब्रिज वर्क करता है, ठीक है। नोट करिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हाट आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ प्लॉट है, इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक ग्राफ आपको गिवन है ऐसे। ये जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया गया है फ्रीक्वेंसी वर्सेस रिएक्टेंस। ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस हो गया और ये रिएक्टेंस हो गया, दिस इज द रिएक्टेंस एक्सिस। यहाँ पर हो गया ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरह से ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर 38 की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है 100 है, नाउ 200 है, 300 है और 400 है। इस तरह से फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो हर्ट्ज में गिवन है। यहाँ पर जो रिएक्टेंस दिया हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इस तरह से है, आगे भी है। तो जो इंटरसेक्शन शो कर रहे हैं वो 6 और 100 का शो हो रहा है इंटरसेक्शन। ये 6 और 100 का इंटरसेक्शन शो हुआ है एग्जैक्ट इंटरसेक्शन, और फिर 300 और 2 का इंटरसेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन है जो कि 200 और यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मीट करते हुए ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से ऐसे ये ग्राफ यहाँ पर फॉर्म हो गया, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को एनालिसिस करते हुए क्वेश्चन हमें करना है फाइंड। पहला क्वेश्चन क्या इसमें दिया हुआ है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस ग्राफ को देखते हुए हमें कैपेसिटेंस, हमें जो है इस सर्किट का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देखो तो ये फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कहलाएगा, XC, वो कितना दिया हुआ है 6। तो अगर हम इसको देखें तो 100 हर्ट्ज पर F1, तो यहाँ पर XC1 कितना है 6 है, कब, जब F1 कितना है 100 हर्ट्ज है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम F2 फ्रीक्वेंसी कर लें 300 हर्ट्ज, तो जो XC2 आएगा वो कितना है 2 ओम, ये 6 ओम है, ये 2 ओम हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। तो हमें मालूम है जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम किसी भी डाटा से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें।
अगर हमें चेक करना हो तो दोनों वैल्यू निकालेंगे, दोनों से सी सेम आएगा। तो एक्स सी इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एफ सी, और अगर हमें एफ फाइंड करना है, हमें सी फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई एफ और एक्स सी। ठीक है, तो 1/2 पाई एफ मीन्स 100 और सी इसके करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है, और एक्स सी कितना दिया हुआ है 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 600 माइक्रोफैराड, क्योंकि माइक्रोफैराड नहीं, क्योंकि हमें ये ओम में दिया हुआ है, ये एसआई सिस्टम में है, तो ये क्या आ गया इतना फैराड, ये सी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू हमारी सी की आ जाती है। अगर हम दूसरी वैल्यू लेकर के चेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 300 है। जैसे अगर हम इसकी वैल्यू को चेक करें तो यहाँ से फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स सी का, तो 1/2 पाई एफ कितना है यहाँ पर 300 है। ठीक है, 2 पाई एफ इंटू सी, और अगर हमें सी निकालना होगा तो सी इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई इंटू 300, और 300 के करस्पॉन्डिंग जो एक्स सी दिया हुआ है वो कितना है 2 है। तो सी की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 2 पाई इंटू 600 फैराड, यहाँ से हमें सी मिल जाता है। तो किसी भी पॉइंट को हम यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।